वगैरह, मेरा ख्याल है अब दोबारा बैक टू वर्क आना पड़ेगा हमें, कारोबार की तरफ आना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ आना पड़ेगा। देखें, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्लॉटों के रेट बढ़ गए या प्लॉटों में लोग इंगेज हो गए, उन्होंने पैसे कमा लिया, किसी ने घर बना लिया। आपको पता है इसमें 72 इंडस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे उम्मीद है कि वो 2020-21 वाला जो दौर था वो दोबारा आने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ा ही हेल्दी साइन है। तो लोगों को कहें कि अपने घरों से पैसे निकाल लें। बिल्कुल निकाल लें जी। अब हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग शुरू कर दी है। हाँ। तो आपके तवज्जो से सारे दोस्तों को, सारे रियल एस्टेट दोस्तों को और सारे जो रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एंड यूज़र हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि बस अब वो तैयारी पकड़ें। मार्केट जो है वो बहुत तेज़ होने जा रही है। कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाएं? क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये फैक्टर है, इसको अगर आप ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये नो डाउट जाहिर है आप ऑफिशियल से मिलकर आ रहे हैं और ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर आप उसको इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते, वो है IMF। उन्होंने आना है फरवरी के अंदर, उनके साथ सारी बात, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं हम ये रिलैक्सेशन देंगे रियल एस्टेट के अंदर। एमनेस्टी की भी बातें हो रही हैं कि एमनेस्टी भी दी जाएगी, सारा कुछ किया जाएगा। अब वो दावे हैं, ये हकीकत है, ये IMF तय करेगा, ये खुद नहीं तय कर सकते, ये एक रियलिटी है। अली भाई, मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊँ, IMF जो होता है ना, वो आपको ज़रूर डिक्टेट करता है, क्योंकि हमें पैसे देता है। तो कोई बंदा भी जो पैसे दे रहा था वो दूसरे बंदे को डिक्टेट तो ज़रूर करता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जी आप इस तरह करें, ये जो 236K है ना, इसको 5% पे ले जाएं, इसको 0.5% पे ले जाएं, इसको 10% पे ले जाएं। वो इस तरह नहीं करता। ये कैटेगराइज हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं यही करती हैं, और वो आपको एक टारगेट ज़रूर देते हैं कि जी ये आपकी, क्योंकि बहुत परसेंटेज जो है वो ब्लैक इकोनॉमी की है, तो वो कहते हैं जी किस तरह कैटर कर सकते हैं, किस तरह सिक्योर कर सकते हैं आप इसको, किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को इंगेज कर सकते हैं, किस तरह से आप इनसे पैसे ले सकते हैं, आप अपना टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको सिर्फ मोटी मोटी बतानी होती है कि आपने चीज़ों को कैटर करना है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो हमसे 10 या 11% जो ओवरऑल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, और वो अगर अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही, और अगर वो 11% की बजाय वो 3% पे आ जाए और अपने टारगेट्स को 2 गुना बढ़ा भी ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF इस पे माइंड करेगा। IMF सिर्फ आपको जो ब्लैक इकॉनमी है, जो ब्लैक मनी है, उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें बाउंड करती है। अदरवाइज वो उसको एडवांस टैक्स क्या लगे, गेन टैक्स क्या लगे, FED क्या होता है, ये इन चीज़ों से उनको एग्जैक्टली वो अपने आप को सिक्योर कर रहे थे बेसिकली। पैसे दे रहे हैं तो हमें पैसे क्या वापस मिल सकते हैं, इनके पास इतनी वैल्यूज हैं, इनके पास मैकेनिज्म क्या है वापस करने का, वो बेसिकली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से इंटरेस्ट है। अभी हम सबसे पहले मुख्तलिफ DHS के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे लाहौर के करीब तरीन जो गुजरांवाला है उसके मतलब बात करते हैं। गुजरांवाला का मैं पिछले दिनों एक पम्फलेट से उन्होंने शाया किए हूँ, उसके अंदर जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की जो है ना लोगों को रिलैक्सेशन दिया कि आप कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, आपको बहुत से जो है ना वो इंसेंटिव हम देंगे घर बनाने वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने पोजेसन दिया इसी साल प्लॉट्स को ना, तो वो चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन हो और ये सारा कुछ हो। तो लेकिन बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों ने वहाँ पे उनको सीरियस नहीं लिया और कुछ नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने पोजेसन दिया, बड़ी अच्छी सेरेमनी, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की। वहाँ पे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ है ना वो बड़े फेडअप है, बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें चलती हैं, गुजरांवाला ने चलता नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। आप कुछ थोड़ा सा इसके मुतालिक बताएं जरा। अली भाई, गुजरांवाला में जो DHA बनने जा रहा है, आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त किस्म का DHA बनने जा रहा है। वो हमारे एक दोस्त भी हैं, वो वहाँ पे अभी डायरेक्टर गए हैं, तो वो बता भी रहे थे कि वहाँ पे पोजेसन भी आया कुछ एरियाज़ में, और वहाँ पे थोड़ी सी प्राइस अप्रिसिएशन गालबन हुई है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये एक जो रीज़न ना बढ़ने की है, और हो सकता है फ्यूचर में भी वो बहुत मल्टीप्लाई ना करे, उसकी एक रीज़न लाहौर है। वहाँ से ना 1-1.25 घंटे की 1.5 घंटे की ड्राइव पे जब आपको DHA लाहौर में इन्वेस्टमेंट मिलती है, और यहाँ का क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यहाँ पे अप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे ओवरसीज इंगेज है, पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स इंगेज होते हैं, तो वहाँ से वो फिर इन्वेस्टर ये सोचता है कि यहाँ पे पता नहीं करोड़ का 2 होगा, करोड़ का 1.5 होगा, नहीं होगा। जब लाहौर से जब 10 डीलर ने कॉल करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटी है, कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ बेतहाशा लगी हुई है, हर घर में वहाँ पे
फैक्ट्री बनी हुई है, तो पैसा तो बहुत है उन लोगों के पास। अच्छा, इंडस्ट्री के अलावा ना आप जरा नोटिस कीजिए कि पूरी बेल्ट रबात तक जो है ना लोग बाहर हैं, पाकिस्तान से ओवरसीज बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत है, सारा कुछ, तो वो चाहते हैं अच्छा हाउसिंग सोसाइटी, अच्छी लिविंग, और डीएचए से बढ़कर तो है ही कोई। ये अली भाई आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लेना कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर या इवन डीएचएज आप देखें, और भी बहुत सारे डीएचएज हैं जो एफर्ट कर रहे हैं कि हमारा डीलर्स का एक अच्छा जो है ना वो एक स्ट्रेंथ बन जाए, इंसेंटिव भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीलर्स की स्ट्रेंथ है ना सबसे ज्यादा जिसके पास, वो डीएचए लाहौर है। तो जितनी ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शंस होगी, जितनी ज्यादा रोटेशन होगी ना, उतना वॉल्यूम प्राइस का बहुत ज्यादा होता है। वहां पे ना इतना कंपटीशन नहीं है अभी, वहां बड़े थोड़े से लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और डीएचए गुजरांवाले को चाहिए कि वहां पे दोस्तों को इंगेज करें, वहां पे बेनिफिट्स दें रियल एस्टेट एजेंट्स को, इन्वेस्टर्स को। उनको बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं लोगों को इंगेज करने के, इवेंट्स वगैरह करवाएं, इवेंट्स करवाएं। डीलर्स को मैं कह रहा हूँ टारगेट्स दें, उन्हें कहें कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है। अली भाई मुझे ये बताएं कि अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट अगर एक साल में वहां पे 50 प्लॉट दे देता है, तो आप देखें डीएचए कितना रेवेन्यू आता है। तो अगर डीएचए 50 लाख रुपया लेट्स सपोज उसको कोई गिफ्ट कर दे, कोई प्रॉपर्टी दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कुछ दे दे, बिल्कुल ऐसे, तो आप ये देखें अगली दफा उसका मोटिवेशन लेवल डीलर का कहां पे होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डीएचए गुजरांवाला की जहां तक मैं बात करूं ना, फंड्स तो उनके पास हैं और डेवलपमेंट वर्क बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। अभी उन्होंने घरों का भी वहाँ पोजीशन दिया है, चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आके रहें, रहने से ही जाहिर है चीज़ें आबाद होती हैं, सारी चीज़ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वो तो उसी तरीके से करे जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। लेकिन प्राइसेस में लोग डरते हैं वहाँ पे, इवन वहाँ गुजरांवाला में रहने वाले भी लोग डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्ट नहीं करते। डीएचए गुजरांवाला की बारी आएगी, मैं आपको बताऊँ प्राइस अंडर वैल्यू है वहाँ पे भी। अगर आप वहाँ पे लोकल सोसाइटीज की बात करें तो उनसे कम रेट है डीएचए, बहुत ठीक है। डीएचए की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, गुजरांवाले की बारी आएगी। लेकिन जब आप लाहौर पे भी आएंगे ना, तो फिर मैं आपको लाहौर से स्टार्ट करूंगा। ये सबसे पहले लाहौर ने चलना है, ये एग्जैक्टली, और अभी साइन आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले लाहौर चलेगा, उसके बाद बाकी डीएचए। ये एग्जैक्टली। अच्छा, इस नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि लाहौर अगर पहले चलेगा, इस वक्त कोयटा ने जंप किया है, 1 महीने के अंदर तकरीबन 2 मिलियन उसकी प्राइसेस गई हैं। 21 लाख रुपए की जो फाइल थी, इस वक्त 37-38 लाख रुपए की फाइल चली गई है। तो ये बहुत तेजी के साथ उसने कम बैक किया है। डीएचए कोयटा जो है ना अली भाई, वहाँ पे सट्टा होता है, पहले भी सटा हुआ था, और जिस किस्म का हुआ है आपको पता है, जितना लोगों ने नुकसान भी किया है, उसकी मुझे लगता है कि जो एक्चुअल प्राइस फाइल की बनती है ना, वो 30-40 के दरमियान ही बनती है। अब अगर लेट्स सपोज वो 5 मिलियन को क्रॉस कर जाती है ना, तो फिर सट्टा आप समझे अपनी पीक पे होगा। तो मुझे लगता है वो सट्टे से अभी लोग डर रहे हैं। अब जिस तरह डीएचए लाहौर के डीलर्स लास्ट टाइम कोयटा में इन्वॉल्व थे, अभी तक वो वॉल्यूम डीलर्स का इन्वॉल्व नहीं हुआ, बड़े थोड़े से लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्योंकि काम बड़ा कम है, काम बड़ा थोड़ा है मार्केट में, तो इसलिए जहाँ पे जिसको थोड़ा सा भी काम का वॉल्यूम मिलता है वो वहाँ भागना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि अभी वहाँ पे ऑन ग्राउंड देखें प्लॉट्स के रेट बहुत अच्छे हैं। मतलब अभी पोजीशन दिया इन्होंने, अभी 5-7 दिन पहले बड़ी अच्छी सेरेमनी थी कोयटा के अंदर, और बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी पैकेज दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा। मैं मुल्तान में चला गया था, यहाँ पे डीएचए जो फेज 5 में इन्होंने इवेंट करवाया था, उसी दिन मुल्तान का हुआ था और सेम डे वहाँ था। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि कोयटा में भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैकेज दिया गया कि पहले 100 घरों को हम इंसेंटिव देंगे, ये वो जो उनकी चीज़ें हैं, और वो तकरीबन को 20-25 लाख रुपया बनता है जो वो कर। इवन वो ये तक कह रहे हैं कि हम आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है ना, उसमें से भी आपकी वो जो कंस्ट्रक्शन प्लेंटी है जो, वो भी हम आपको जो है वेव ऑफ कर देंगे, आप घर बनाए। वो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, ये बड़ा अच्छा साइन है। यही तरीके होते हैं कि आप लोगों को भी इनकरेज करें जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, और डीलर को भी साथ लेकर चलें, ताकि ये दोनों मूव बनाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। अली भाई मेरा ख्याल है कि वहाँ पे तो जिस तरह सिक्योरिटी इश्यूज हैं आपको पता ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कैंट है वो क्योंकि सिक्योर माना जाता है, तो उनके रेट जो हैं आप बाकी एरिया से कंपेरिजन कर लें, रेजिडेंशियल का स्पेशली बहुत फ़र्क है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि डीएचए को भी वहाँ पे जो उनकी मैनेजमेंट है वो काफ़ी सिक्योर करेगी ना, तो उस लिहाज से वहाँ पे घर भी बनने शुरू हो जाएंगे जल्दी। हाँ, ये बात ठीक है कि जितनी जल्दी ये चीज़ों को मैनेज करेंगे, लोगों को बेनिफिट देंगे, लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस छोड़ दें, पोजेशन चार्जेस जोड़ दें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीएचए फेवर्स अगर देता है तो मेरा ख्याल है वहाँ पे पहला 200-400 घर बन जाएगा ना, तो बारिश का पहला कतरा ही बनने की देर होती है, उसके बाद देखा देखी काम शुरू हो जाता है वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये फेवर्स देगा तो मेरा ख्याल है चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। वो डीएचए कोयटा की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त देखें वहाँ पे हालात जो है, एक तो मौसमी के भी हालात वहाँ पे हैं, सर्दियों में बहुत बर्फबारी भी पड़ जाती है, बहुत सर्दी, डेवलपमेंट वहाँ पर
ऊपर भी धड़ाधड़ वो लोग लगे हुए हैं, कोई इधर उधर नहीं वो इनका कर रहे। अच्छा, मैं अब आपसे एक न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या आपको इसके बारे में इंटरनेशनली जो बाहर के ममालिक हैं उन्होंने भी DHA कोयटा के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किए हैं। अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता पिछले इस दिनों, बात का। हाँ जी, ब्रिगेडियर साहब जो DHA एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ पे, उनके साथ तो दूसरे ममालिक जो हमारे UAE वगैरह, उनके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि वो भी यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे और हाई राइज करेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी बनाएंगे और सारा कुछ करेंगे। तो ये बहुत हेल्दी साइन है कि आपकी भी रेमिटेंस भी आ रही है ना, तो फॉरेन करेंसी भी आपके पास आ रही है, चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया और फर्स्ट टाइम लिया। इस्लामाबाद में भी इमार वगैरह बना चुके हुए हैं वैसे, लेकिन कोयटा वाले ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पिछले दिनों, आज से कुछ 6 महीने पहले, मुझे एक दोस्त ने बल्कि रेफ़र भी किया था, फिर मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो ये वहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, JVs के लिए ये ऑफ़र कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोकल ऑफ़र कर रहे थे लोगों को इंगेज करने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बाहर के लोगों को, इन्वेस्टर्स को इंगेज करेंगे, ये बात ठीक है आपकी कि बाहर से पैसा भी आएगा। ओमान है, सऊदी है, कतर है, कोई एग्रीमेंट हुआ? जी 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 जी, ये हुए हैं गवर्नमेंट के साथ हो रहा है या किसी नहीं प्राइवेट सेक्टर में? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और फिर DHAs के साथ कर रहे हैं ये। इस तरीके से MOU साइन हो रहे हैं सारे के सारे। ये बड़ा हेल्दी साइन है। यहीं के सारे लोगों को इंगेज करके पाकिस्तान के और उनके साथ मिलके ये पैसा लेकर आ रहे हैं और बाहर का पैसा आ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म के वो इस तरह बन जाएंगे। तो ये बड़ा इसकी वजह से मेरा ख्याल है इसकी वजह से भी रेट प्राइसेस देखें वहाँ पे। जब आप कैंट से कंपैरिजन करते हैं, देखें हमने कोयटा में कैंट से कंपैरिजन करना DHA का ना, क्योंकि अच्छी जगह है। तो वहाँ पे जो 10 मरले का जो बहुत पुराना घर है, सुना है जो 25 साल पुराना घर है, वो भी 4.5-5 करोड़ को क्रॉस कर गया वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कनाल का जो प्लॉट है इस वक्त वहाँ पे अगर कोई करोड़, 1.25 करोड़ के इन बिटवीन अर्ली बर्ड का मिल रहा है, तो दैट इज द बेस्ट प्राइस। वो अगले 2-4 साल की बहुत अच्छी प्राइस है वो। लेटेस्ट किस्म की जो एडवांस किस्म की आपकी सारी डेवलपमेंट हो रही है ना वहाँ पे। अब कैंट के अंदर तो एडवांस वो है नहीं, पुराना है, पुराना सारा। अब इसी तरीके से जो है, मैं दोबारा आता हूँ इसकी तरफ, मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के अंदर भी आउटस्टैंडिंग किस्म के काम है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ है। गोल्फ कोर्स उन्होंने बना दिया है और फूड चेन्स वहाँ पे आ चुकी हुई हैं, मैकडोनल्ड वगैरह आ चुका है, पिज़्ज़ा हट आ चुका हुआ है। अगेन उसकी प्राइसेस लो हैं। ये बड़ा वेरी DHA मुल्तान इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं आपको बताऊँ, DHA मुल्तान की जो मैनेजमेंट है ना, अगर हम सारे DHAs की बात कर लें ना, तो DHA मुल्तान मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। एब्सोल्यूट। जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, और फिर ये सारा कुछ बना के एक्चुअली ना DHAs क्या करता है, ये चीज़ों को ना मार्केट नहीं अच्छे तरीके से कर पाता। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर अपने आप को मार्केट करता है ना, उस तरह DHAs ना अपने आप को मार्केट नहीं कर पाता। DHA मुल्तान इज अ मतलब ब्रांड के जिसने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट किया है। और एक टाइम आया भी था कि बहुत गेन भी आया था, लेकिन उसको जो है ना ये मैनेज नहीं कर सके, मतलब चीज़ों को उस तरीके से लेके नहीं चल सके। उसके बाद जो इनका सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि एक ड्रॉबैक कह लें या एक नेगेटिविटी कह लें कि ना वो ज़मीन क्योंकि मिलती जाती है तो DHA लेता जाता है, मिलती जाती है। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि एक टाइम पे जब आपका सेलिंग प्रेशर बहुत आता है ना, तो लोग अपना ना सेल का माल रोक देते हैं कुछ अर्से के लिए कि जी अब हम इसको मेंटेन कर लें, जो पहले हमने 30,000 पीस, 40,000 पीस, 50,000 पीस बेचा हुआ। अच्छा, DHAs जो होते हैं ना, वो ये होता है कि क्योंकि लैंड के अगेंस्ट उन्होंने एफिडेविट या प्लॉट या फाइलें इशू करनी होती है, तो उनके पास 100 एकड़ आ जाए, 1000 एकड़ आ जाए, 2000 एकड़ आ जाए, वो चीज़ें वैसे करते रहते हैं। तो वो एक रीज़न आई ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बहुत स्लो थी या डाउनफॉल चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कोई भी अपना जो है ना वो सेलिंग मटेरियल रोका ही नहीं है कि हम किसी तरीके से ब्रेक लगा लें, जिसकी वजह से ये बात ठीक है आपकी, वो भी अंडर वैल्यू है। और मुझे लगता है कि वो भी लाहौर के बाद उसकी बारी आएगी, और वो भी मुझे लगता है कि जब मार्केट बेहतर होनी शुरू होएगी तो विद इन मंथ्स विद इन डेज वो डबल हो जाएगा। अच्छा, उसमें पोटेंशियल है भी, ऑन ग्राउंड है ना, चीजें सामने नजर आ रही हैं, हवा में नहीं है, फाइलें नहीं है, फाइल सिस्टम नहीं है, प्लॉट है। दो किस्म के प्लॉट है वहाँ पे, पोजेशन और नॉन पोजेशन। और जो नॉन पोजेशन है वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, लोग जाके देखते हैं तो किलोमीटर्स के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। जैसे बैरियर टाउन है, मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन की होती, इन्होंने भी यही किया काम। लोग हैं नहीं है। अच्छा, DHAs की पॉलिसीज होती है, मेरा ख्याल है कि ये ना
कुछ 30% या 40% जो है कंस्ट्रक्शन जब हो जाती है, घर बनते हैं, तब ये पार्क्स वगैरह और ये एमिनिटीज जो हैं वो डेवलप करते हैं। लेकिन मुल्तान डीएचए ने ऐसा नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने पहले ही सारा कुछ कर दिया, बहुत अच्छे तरीके चीज़ों को लेके चले हैं वो। अच्छा, उसमें जो भी आता रहा, देखें यहाँ पे हमारे तो हेड जो है लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहाँ पे पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, वो जो भी नया आया है ना, उसने पिछले से थोड़ा सा बेहतरी चीजें की है ना। तो उन्होंने जो कंटिन्यूटी थी ना, वो उन्होंने टूटने नहीं दी, तो चीजें बेहतर 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 होती गई। नहीं, अच्छा है वो, उसने उसी को, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे बिल्कुल उसको नीचे नहीं आने दिया, उससे बेहतरी किया। राइट, एब्सोल्यूट। अब फाइनली हमारे पास है डीएचए लाहौर इज द बेस्ट डीएचए इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, दी बेस्ट डीएचए है। यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहाँ आपको लगता है कि कहाँ लोगों को इन्वेस्टमेंट? अली भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम डीएचए की बात करें लाहौर की, तो लाहौर में इस वक्त 9 प्रिज्म इज अ हॉट केक। राइट। उसमें प्राइसेस अंडर वैल्यू हैं, अभी प्राइसेस नीचे हैं, अभी मार्केट काफ़ी, मतलब मैं आपको कंपैरिजन इस तरह से दूंगा कि 2019 में मार्केट शुरू होने से पहले हमने फेज़ 7 और फेज़ 9 का कंपैरिजन शुरू किया, तो फेज़ 7B को 30-40 लाख 50 लाख बढ़ चुका था। हम थोड़ा सा लेट एंटर हुए, मार्केट बड़ी उस वक्त हम डर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत ही स्पीड होगी ना। तो एक टाइम आया कि हमने 1.5 करोड़ में, 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में हमने प्रिज्म में भी बाइंग शुरू कर दी, और हमने 7 में बाइंग शुरू कर दी। अब 7 के मैं ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखें, Z1 एरिया हो गया, इट्स वेरी गुड एरिया। वाई ब्लॉक का जो मैकडॉनल्ड के नीचे वाला पोर्शन हो गया, एक्स ब्लॉक हो गया, यू ब्लॉक हो गया। अच्छा, वहाँ पे 1.5-1.25 करोड़ का प्लॉट था, और 9 प्रिज्म में गालबन 1.25 करोड़ का प्लॉट था ना। तो 9 प्रिज्म 1.25 करोड़ से बढ़ के 2.5 करोड़ पे चला गया, डबल हो गया, डायरेक्टली डबल हो गया ना। और जो 7 का प्लॉट था वो 1.5 करोड़ से बढ़ के वो भी 2.5 करोड़ पे चला गया। तो एक टाइम आया कि ये चीज़ें ना एट पार हो गई, या 10 लाख का 15 लाख का फर्क लगा लें। अब वो जो चीज़ थी, वो सारा एरिया नॉन पोजेशन था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे आपकी बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, सारी अमेनिटीज़ भी अवेलेबल थी। यहाँ पे घर बन सकता था आपको, राइट लाइट पे मैकडोनल्ड आ गया, इन्होंने अपनी पार्क्स बनानी शुरू कर दी, मस्जिदें बननी शुरू हो गई। तो अब हमें लगा कि यार ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ज़ाहिर है हर बंदा ही अपनी चीज़ों को असेस कर रहा होता है, रियल एस्टेट एजेंट जो है वो देख रहे होते हैं। तो 9 प्रिज्म में एकदम से बाइंग रुक गई। राइट। लेकिन 7 में क्योंकि वो घर बन रहे थे, एंड यूजर एंगेज हो रहे थे, तो वो दोनों जब 2.5 करोड़ के हुए ना, तो मुझे याद है, ये 2.5 साल पहले की बात है। अब वो 2.5 करोड़ से प्लॉट चला है, वो चला गया 3.25 करोड़ पे पिछले 2.5 साल में। और वो क्या हुआ है, वो जो 2.5 करोड़ का प्लॉट था ना, वो 1.90 पे आ गया। जो 3 करोड़ का प्लॉट था वो 2, 10, 15, 20 पे आ गया। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइस डिक्रीज हुई, 7 जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें ना, मुझे लगता है अभी भी कि फेज 7 बिल्कुल टेल पे है डीएचए की ना, बहुत पीछे निकल जाता है। मतलब आपने पहले 6 है, 5 है रिंग रोड के साथ, 6 है रिंग रोड के साथ, 8 इज अ टॉप लोकेशन, 7 ना बिल्कुल टेल पे चला जाता है। उसके बाद अब कोई डीएचए नहीं। जो 9 प्रिज्म की लोकेशन है ना, ये बड़ी आइडियल लोकेशन है अगले 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए घर बनाने के लिए। देखें, रिंग रोड की एंट्री एग्जिट वहाँ पे बनी हुई है, बेदियाँ रोड से अप्रोचेज उसको हैं, उधर से जो रोई नाला जो बेदियाँ रोड और फिरोजपुर रोड की रोड को कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट किस्म का ये प्लॉट बना हुआ है ना। तो ये इसकी लोकेशन बड़ी आउट क्लास लोकेशन है। तो अभी क्योंकि अंडर वैल्यू भी है, पोजेशन भी मिलना शुरू हो गया है, और अभी डेवलपमेंट जो है, जो स्पीड उन्होंने पकड़ी हुई है, मुझे लगता है कि 2025 में ये 60-70% प्राइस अप्रिशिएट कर जाएगी। अच्छा, अब आपको जो कंपैरिजन आपने किया, मैं दोबारा इसी कंपैरिजन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन आपकी चाहता हूँ। 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त जो 5 मरले का एक अच्छा सा प्लॉट है, वो तकरीबन 80-85 का आर ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। अब मैं आपको कहूँ कि 9 टाउन में ए ब्लॉक में आपको 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है ए ब्लॉक में स्टार्ट में ही, और यहाँ पर आपको 85 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब आप वो देखें, वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हैं 9 टाउन में, और यहाँ कुछ भी नहीं है। आज भी घर नहीं बना सकते आप। मैं आपको बताता हूँ अली भाई, जिस तरह अभी हमने पहले थोड़ा से बड़े वॉल्यूम की बात की ना, कि हम डीएचए गुजरावाला भी डिस्कस कर रहे थे कि उनका रियल एस्टेट डीलर्स का नेटवर्क कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे जब जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है ना,
जहां पे लोग ज्यादा काम करने वाले होंगे ना, प्राइस एप्रिसिएशन हमेशा वहां पे हो जाती है। राइट। जो जेन्युइन एरियाज होते हैं ना, जेन्युइन एरियाज में लोगों का फोकस, लोगों का ध्यान होता ही नहीं है। नाइन टाउन आप देखें, अगर आप पिछले 15 साल का कंपैरिजन करें ना, तो नाइन टाउन में 2-3 दफा प्राइस एप्रिसिएशन इतनी ज्यादा हुई कि लोग कहते हैं यार, मतलब वो 40 लाख का प्लॉट था वो करोड़ पे हो गया, वो 30 लाख का प्लॉट था वो 90 लाख पे चला गया। उस वक्त वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे, डीलर्स इंगेज थे, सारे इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइस को उठा के बहुत ऊपर ले गए। अभी अगर हम 9 टाउन की और 9 प्रिज्म के 5 मरले का कंपैरिजन करें ना, आप 9 प्रिज्म के 5 मरले के में जाएं मिनिमम रेंज में, वहां पे 60 लाख का प्लॉट भी मिल रहा है, 65 लाख का मिल रहा है, 70 का मिल रहा है। वो प्राइस एप्रिसिएशन है कि 60 का प्लॉट अगर 2025 के अंदर अंदर ही करोड़ का चला जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो आप परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप वहां पे अगर करोड़ का प्लॉट लेंगे तो वो 2 का या 81 का नहीं होगा अभी ना। अच्छा, 2 किस्म के माइंडसेट हैं बेसिकली। एक वो है जो फॉरेन घर बनाना चाहता है, उसको तो 9 टाउन सूट करता है। जो अगला 5 साल के बाद घर बनाना चाहता है तो वो प्रिज्म में चला जाता है। आपने बहुत अच्छा पिन पॉइंट की है बात को कि उसको हैंडल करने वाले लोग ज्यादा हैं, बल्ले बल्ले कर लो, उसकी हाइप क्रिएट कर लो, प्रिज्म की, प्रिज्म। तो जबकि हकीकत यह है कि 9 टाउन जो, क्योंकि 5 मरले वाला ना वो लिमिटेड बंदा है, 5 मरला का उसने लेना है, उसके पास बजट भी लिमिटेड है, वो जब प्रिज्म में जाता है उसको गाइड नहीं बेसिकली किया जाता, और वो उसको प्रिज्म में झोंक दिया जाता है जहां वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। एक तो प्लॉट्स का 5 मरले में भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जबकि यहाँ तो मेरा ख्याल है 40-45% घर बन चुके हैं। मैं एक और कंपैरिजन देता हूँ आपको, आप उसका 9 प्रिज्म से कंपैरिजन ना करें। 9 टाउन का कंपैरिजन बनता है फेज 7 से, फेज 6 से, फेज 5 से। वो कैसे कंपैरिजन बनता है? लेट्स सपोज आपने घर बनाना है ना, आपके पास बजट नहीं है, तो फेज 5 में जो 5 मरले का प्लॉट है जो लिवेबल है वो 2.5 करोड़ को क्रॉस कर गया है। आप फेज 6 में चले जाएं, फेज 6 में जो अच्छा प्लॉट आपको 5 मरले का मिलेगा वो अराउंड 2 या 2.25 करोड़ का होगा। फर्क बहुत ज्यादा है। अब आप कंपैरिजन ये करेंगे कि सर अगर आपने घर भी बनाना है और प्लस अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, या आप अगर थोड़ा सा 5-7 साल का लंबा प्लान करना चाह रहे हैं, तो फेज 5 में अगर आपको 2.25 करोड़ का, 2.5 करोड़ का 5 मरला मिला है, फिर फेज 9 टाउन इज अ बेस्ट ऑप्शन ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। जब आपने शॉर्ट टर्म के लिए अपने क्लाइंट को या इन्वेस्टर को एंगेज करना होता है ना, फिर आपको जहां पे वॉल्यूम बढ़ा है ना, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आज इधर साइड चली हुई है, हवा जी, एग्जैक्टली हवा के साथ चले जाएं। मैं बल्कि एक दफ़ा ना एक सेमिनार हो रहा था, तो मैंने एक मिसाल दी। मैंने कहा MBA में हम पढ़ते होते थे रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन। तो वो देखें आप, जो DH है ना, इट्स ब्लू ओशियन। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन यहाँ पे काम का वॉल्यूम जो है ना कम है। जब आप DH से बाहर का सोचते हैं ना, तो वो रेड ओशियन है। मतलब वहाँ पे बेतहाशा जो है ना, आपका काम का वॉल्यूम इतना है कि जितना मर्जी बड़ा मगरमच्छ भी होगा ना, आपके पास काम इतना है कि आप भी वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है बड़ा काम करने का। ठीक है। तो जहाँ पे आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है ना काम करने का, वहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन बहुत हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यही मिसाल प्रिज्म की आप 7 के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, यही आपकी एग्जांपल क्या कमर्शियल में भी फिट होती है? आप कमर्शियल की वहाँ पे जोन 1 के अंदर देख लें प्राइसेस क्या हैं, फिर ब्रॉडवे के ऊपर प्राइसेस क्या हैं, 6 में प्राइसेस क्या हैं, तो क्या फिर अगेन यही बात आप करेंगे? कमर्शियल में अली भाई लास्ट टाइम तो तेज़ी में कमर्शियल ने बड़ा डिसअपॉइंट किया था। आपने याद होगा आपको कि रेजिडेंशियल बहुत मल्टीप्लाई कर गए थे, कमर्शियल में प्राइस अप्रिसिएशन बड़ी थोड़ी हुई थी। और अभी जब रेट टूटा है तो रेट टूटा बहुत बुरे तरीके से है। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल का मार्जिन है, लेकिन कमर्शियल का मार्जिन आप जो अंडर डेवलप एरिया होता है ना, मतलब प्रिज्म का कमर्शियल मैं फिलहाल तो रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि जितना उससे पहले कमर्शियल अभी अवेलेबल है ना ऑन ग्राउंड, पहले उसकी खपत होगी, तो 9 प्रिज्म के कमर्शियल की बारी आनी 10 साल बाद जाके। अभी ये फिल ही नहीं हुआ, और जो प्राइसेस हैं ये 10 साल पर एग्जैक्टली प्राइस तो एप्रिसिएशन होगी। मतलब आप जो ओवल कमर्शियल है, इवन जोन 1 बहुत अच्छा कमर्शियल है, और इसकी प्राइस एप्रिसिएशन बेहतर होगी। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए फिर आप अगले 10 साल का प्लान करके इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज अगर आपने रोटेशन करनी है, फिर तो थोड़ा बहुत मार्जिन आपको मिले, आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिले, निकाल दें। लेकिन वो एक लंबा प्लान है, क्योंकि इस वक्त 16-17 करोड़ का 8 मरले का कमर्शियल जो मेन पे मिल रहा है, इट्स वेरी हाई प्राइस ना। तो ये ब्रॉडवे पे मिल जाता है इतना? जी, ब्रॉडवे मिल जाता है। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन लोग दूसरे तरीके से करते हैं ना, मैं भी इसका कंपैरिजन इस तरह करता हूँ कि जो देखें वो एक 9 प्रिज्म की
टॉप ऑफ द टॉप लोकेशन है ना, तो जब आपकी टॉप ऑफ द टॉप लोकेशन किसी भी फेज की होगी तो आपने बेस्ट फेज के टॉप ऑफ द टॉप लोकेशन से जो डेवलप है आपने उससे कंपैरिजन करना है। मुझे लगता है कि आप एमबी से 8 मरले का कंपैरिजन करना। एमबी का जो इस वक्त प्लाजा है ना वो 30 करोड़ का है। आप जो ए ब्लॉक का जो अल्फते वाली लाइन है डीएचए के सामने वाली, आप वहां पे कंपैरिजन करें, वो 35 करोड़ का है। आप जो फेज 5 जलालसंस वाली मेन बुलवर्ड है वो 35 करोड़ की है। तो आपने उससे कंपैरिजन करना होता है ब्रॉडवे की मेन के ऊपर, जब ब्रॉडवे की मेन पे चला जाए। हालांकि ब्रॉडवे की मेन मुझे अभी भी लगता है कि वो 2-4-5 करोड़ पे अभी अंडर वैल्यू, एग्जैक्टली मुझे भी लगता है बेहतर होना चाहिए। यस, हाँ, जितना बड़ा वो है और जितना उसकी अप्रोचेस हैं जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बताऊं वो अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाए ना तो मुझे लगता है कि उसने ग्रो अच्छा कर लिया है, क्योंकि एक टाइम पे जो एमबी 4 मरला था और ब्रॉडवे का मेन बुलेवर्ड का 8 मरला था, ये सेम प्राइस एग्जैक्टली। 5 साल पहले चले जाए आप, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो अगर 15 करोड़ का है ना 4 मरला, तो ये अब 20 करोड़ को क्रॉस कर गया, आप ये कह लें 8 मरला। तो ये एक टाइम पे ये बिल्कुल सेम प्राइस थी 4 मरले, ठीक कह रहे हैं, 4 मरला इधर था और 8, तो इसने प्राइस गेन तो की है इसने, लेकिन ये अभी भी अंडर वैल्यू, अभी भी अंडर वैल्यू, क्योंकि आप सीसीए 1-2 को देख लें फेज 8 के जी, वहां पर भी 8 मरले का प्लॉट मेरा ख्याल है इस वक्त 8 करोड़ रुपए में, 8.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। सीसीए 2 में भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। तो ये भी मेरा ख्याल है अंडर वैल्यू है। जो कमर्शियल मार्केट्स होती हैं ना अली भाई, जो अंदर की ब्लॉक्स की मार्केट होती हैं, वो हमेशा आपकी कम्युनिटी के साथ, आपकी रिहाइशों के साथ, आपके घरों के साथ ग्रो करते हैं, लिंक कर रही होती है। वो जब तक फेज 8 में मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार घर बन नहीं जाएगा ना, ये कमर्शियल मार्केट की उतनी हाइप नहीं बनेगी। जो मेन बुलवर्ड्स होते हैं ना उनकी जो कमर्शियल होती है ना, वो क्योंकि आना जाना आपकी जो है ना वो फुटफॉल इतनी ज़्यादा होती है, गाड़ियों का आना जाना इतना ज़्यादा होता है कि वो देखा देखी रेट जो है ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, अप्रिशिएट हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये देखें सीसीए 1 और 2 के अंदर डीएचए ने पहले से ही प्लानिंग की है, कोई बड़ा प्लान है, उनको पता है इस चीज़ का। उन्होंने अंदर जेबीस काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। नंबर सेकंड आप ये देखें वहाँ पे 4 मरला, 8 मरला, 16 और 32 मरला के प्लॉट डाले हुए, खुद से डाले हुए जुर्री लेन में। तो उनका ये ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में बहुत जो है ना बड़ी स्टेब्लिश किस्म की मार्केट, ये बड़ी अच्छी मार्केट बनेगी अली भाई, और बड़ी वेल प्लान्ड मार्केट है। अच्छी मार्केट बनेगी और बड़े प्लॉट्स का एज आपको ये मिलता है। लेट्स सपोज 32 मरला है, वहाँ पे केएफसी आ जाए, मैं कहूँ अब तो खैर बहुत और भी ब्रांड आ गए, बहुत सारा कुछ तरह का बड़ा ब्रांड आ जाए ना, तो उसकी वजह से जो विसिनिटी होती है ना बाकी उनके रेट इंप्रूव कर देते हैं। एग्जैक्टली, उसको अपनी प्रॉपर्टी की भी होती है, वो भी अप्रिशिएट कर। और मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल फेज 7 का भी अभी अंडर वैल्यू है, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो 6 में अच्छा प्लॉट है अभी वो 6.5 करोड़ को 7 करोड़ को टच कर गया अच्छा प्लॉट। और 7 अभी 7 में मार्जिन है। हाँ, मतलब आप अगले अगर 3 साल का कंपैरिजन करें ना तो 6.5 करोड़ के फेज 6 के प्लॉट ने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करना होगा ना, करोड़ करेगा, 1.5 करोड़ करेगा। तो अगर वो 1.5 करोड़ इम्प्रूव करेगा और वो 8 करोड़ पे 8.5 करोड़ पे चला जाता है तो मेरा ख्याल है 6-6 करोड़ का फेज 7 भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो डॉल्मन मॉल बना है इसकी वजह से 6 ने बेहतरी आई है, 6 के प्लॉट्स के अंदर बेहतरी आई है, वहाँ पे एप्रिसिएशन हुई है, क्योंकि जाहिर है ये रौनक और ये पूरे लाहौर को नहीं बल्कि अगेन मैं बता दूं आपके, इस्लामाबाद से कोई लाहौर आएगा तो उसने यहीं से शॉपिंग करनी है और यहीं से उसने रिंग रोड चढ़ना है, मोटरवे चढ़ना है और वापस। अली भाई कमर्शियली तो देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त जगह है। मैं क्योंकि सामने ए ब्लॉक में मेरी रिहाइश है, यकीन करें इतनी ट्रैफिक हो गई है अब ये पिछले 15 दिन में, मतलब वो रोड अक्सर ए ब्लॉक वाली ब्लॉक रहनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये चौक हो जाएगा। ये कमर्शियली तो फायदा होता है इसका, जाहिर लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त। हाँ, प्राइस भी एप्रिसिएशन होती है, लोगों को भी जाहिर है जितना फुटफॉल होगा उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा शायद फेज 8 के भी। हाँ, क्योंकि फेज 8 भी प्राइस फेज 6 के साथ साथ ही चल रही है। डब्ल्यू ब्लॉक इज अ वेरी गुड ब्लॉक। अच्छा, एक्स ब्लॉक मुझे अभी भी लगता है कि एक्स ब्लॉक अंडर वैल्यू, एग्जैक्टली सही। अच्छा, इसमें शायद लिटिगेशन हैं, 2 गांव हैं, वो वहां पे इश्यूज हैं, इसलिए या डीएचए का फोकस नहीं। मैं आपको बताऊं, जो डीएचए के सामने वाला पोर्शन है ना, मैं पिछले 5 साल से सोची जा रहा हूं कि यार ये डीएचए के जो सामने वाला पोर्शन है इसको तो अभी तक 2000 घर बन जाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल आपकी जो है ना आमने सामने है और वहां पे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां पे लिटिगेशंस का मेरा ख्याल इशू है जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा। वो नहीं, वो तो क्लियर है, उसकी बैक साइड पे क्योंकि विलेज और उनकी एक्सेस उसी के अंदर से है, तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि यार पीछे से विलेज से लोग आना जाना। इनको देखे ना,
ये तो डीएचए को प्लान या तो यहाँ से रास्ता बंद पीछे से रिंग रोड की सर्विस लेन से 2 अप्रोचेस दें, फ्रंट से कोई अप्रोच बनाएं। देखें उसको, अगर इन्होंने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, चीज़ों को बेहतर करना है तो डीएचए के तो हाथ वास में हर चीज़ है ना, इनको कोई ना इनको कुछ ना कुछ करके वहाँ पे वो पोर्शन को डब्ल्यू से ज्यादा लेकिन नहीं, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ और बड़ा प्राइस का फर्क है। और अब हाँ, बिल्कुल प्राइस का तो बहुत बड़ा फर्क है। अब जब ये अंडरपासेस जो बने हैं ना, ये बहुत जबरदस्त काम हो गया। एक तो ये इसके नीचे बन गया बेदिया रोड के, ये बहुत जबरदस्त काम हो गया फेज 5 से 6 को कनेक्ट करने के लिए। फिर अगला भी सेकंड अंडरपास जो बन गया, इसकी वजह से अगेन फेज 6 आप आना हो, आपने कैवलरी से आना हो, मैं कहता हूँ 5 मिनट में आप डीएचए फेज 6 के अंदर होते हैं। जी ऐसे ही है, सिग्नल फ्री कर दिया सारा रोड स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा हो गया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त इन्होंने बना दिया हुआ, जिसकी वजह से आने वाले 2024 में मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, जैसे आपने भी कहा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जो टैक्सेस की आपने बात की है ये भी कम हो रहे हैं और एमिनिटीज़ भी आ रही हैं और बहुत चीज़ें चेंज होने लगी हैं। गवर्नमेंट ऐसे क्या डीएचए को, पहले मुझे बताएं कि डीएचए को कैसे यहाँ पे जैसे दूसरे डीएचए इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये डीएचए क्या करना चाहिए इसको? देखें, डीएचए लाहौर जो है ना अपने आप को उस तरीके से मार्केट नहीं करता जिस तरीके से नए डीएचएस कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आपने 5000 बंदा यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा डीलर्स का नेटवर्क जितना बड़ा बन गया हुआ है, उनको ज़रूरत ही नहीं करने की ना। हमें तो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने काम के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है। तो जब हम एफर्ट कर रहे होते हैं तो हम नाम ले रहे होते हैं, जी 9 प्रिज्म जी कहाँ पे है, वो डीएचए में है। फेज 7 किधर है जी, वो डीएचए में है। कमर्शियल किधर है, तो हम खुद ही प्रमोट कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि डीएचए को ज़रूरत नहीं है। हाँ, डीएचए को जो काम के वॉल्यूम का बढ़ाना, या लोग डिसग्रेस ना हो, या लोग रिस्पेक्टेड वे में चीज़ों को लेके चलें, अगर डीएचए अपने ऑफिसर्स को थोड़ा सा बेहतर तरीके से गाइड कर दे कि आपने डीलर्स को और आपने अपने मेंबर्स को, जो उनका परचेज़र और सेलर है, उसको एक प्रॉपर एक फार्मूला बना दे कि आपने किस तरह मैनेज करना है, तो शायद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, अभी आपको पता होगा शायद MB1 उसके ऊपर एक 32 मरले का प्लॉट है जहाँ पे ये हाई राइज बनाने लगे, 17 जो है स्टोरीज का। उसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल ऊपर अपार्टमेंट का कर रहे हैं और ऑफिस के लिए स्पेस दे रहे हैं। तो ये क्या डीएचए खुद उसको हैंडल करेगा या वो डीलर्स, आप क्योंकि इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे ताकि अपनी कम्युनिटी को आप सर्व कर सकें? ये अली भाई, प्रोजेक्ट हम तो नहीं लेके आ रहा है। प्रोजेक्ट तो जिनके साथ उनका जेवी होना था, उनका जेवी हो गया हुआ है और वो मार्केट में लॉन्च भी करने वाले हैं। हाँ, हमें अप्रोच किया गया है कि जी आप हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करें। एक और प्रोजेक्ट आ रहा है वर्टिकल का, वो भी डीएचए में ही आ रहा है, फेज 6 में ही आ रहा है। वो भी हमें अप्रोच किया गया, किस जगह पर है? आप हमारे साथ करें। वो जो डॉल्मन मॉल ना, इसका इमीडिएट बैक, राइट, यस, वहाँ पे भी आ रहा है। 1-2 और भी लोगों ने अप्रोच किया है। तो वो देखें जो हमारी कम्युनिटी को सूट करेगा, रेट कितना अच्छा होगा, उनका कमीशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर होंगी और साफ सुथरा काम होगा। डीएचए में मोस्टली काम